तो सबसे पहले कंपनी क्या है? कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो लेटेस्ट लागू हुआ है उसके अनुसार कंपनी वह है जो इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पूर्व वाले किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिसका पंजीकरण हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है पंजीकरण। जब तक कंपनी पंजीकृत नहीं होती है वह कंपनी नहीं कहलाती है। तो कंपनी की बात करते तो तीन प्रकार की कंपनियां हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, दायित्व के आधार पर अलग होते हैं, क्षमताओं के आधार पर अलग होते हैं, होल्डिंग के आधार पर अलग होते हैं, समय के अनुसार कंपनी अलग अलग होती है। लेकिन हमारे मुख्य रूप से ये तीन प्रकार होते हैं कंपनियों के। पहला है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी की क्या विशेषता है कि इसमें न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं। ये न्यूनतम है लेकिन अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके अंदर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय निकाय हो, उसकी होती है। दूसरी बात आती है निजी कंपनी। निजी कंपनी के अंदर न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 200 हो सकते हैं। निजी कंपनी अपने अंश जनता को जारी नहीं करती, प्रतिबंध लगाती है। इसकी कुछ विशेषताएं जो इसे निजी कंपनी बताती है। तीसरा हमारा जो स्वरूप है एकल व्यक्ति वाली कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी बोलते हैं इसको, 1 पर्सन कंपनी। तो एकल व्यक्ति वाली कंपनी जो है ये केवल पहले हमारा अस्तित्व नहीं थी, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में अस्तित्व में आई है। इसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति होता है। उसके बाद आता है कंपनी के अंश के प्रकार कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। अंश क्या है, इसे हम अंश कहते हैं, अंग्रेजी में शेयर कहते हैं इसको। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है उसे हम अंश कहते हैं। कंपनी की पूंजी छोटे टुकड़ों में क्यों होती है? कंपनी का अस्तित्व जो आया है वो आया है हमारे जो साझेदारी है उसमें जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए। और उस साझेदारी की सबसे बड़ी जो कमियां थी वो ये थी कि पहले हमारे एकल व्यक्ति था, पिछड़े हुए थे, विकास नहीं था। तो अकेला व्यक्ति पैसे लगा सकता था, एक व्यापार करता था, निश्चित जगह थी, दूरियां कम थी। उसके बाद स्वरूप आया साझेदारी का जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे उद्योग धंधों की स्थापना हुई। तो उन उद्योग धंधों के लिए, उन कंपनियों के लिए, उन वस्तुओं के निर्माण करने के लिए बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता होती है जो 2, 10, 20, 200 लोग भी मिलकर के नहीं लगा सकते, उससे ज्यादा पैसे। तो कंपनी का स्वरूप अस्तित्व में आया। तो उसी दौरान इसमें जो जो लोग पैसा लगाते हैं वो कंपनी के मालिक हो जाते हैं। इसीलिए कंपनी के इस अस्तित्व को स्वरूप में आने का कंपनी की जो पूंजी थी उसको उन्होंने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि जो व्यक्ति कंपनी के मालिक बनना चाहे वो कंपनी के में हिस्सा ले सके। इसलिए कंपनी की जो पूंजी होती है उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अंश कहते हैं और उनको धारण करने वाले व्यक्ति को अंशधारी यानी शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं
जैसे हमारे एकल व्यापार में व्यापारी मालिक होता है, साझेदारी में साझेदार मालिक होते हैं, ऐसी कंपनी में अंशधारी मालिक होते हैं। तो अंश के दो प्रकार हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बेसिक रूप से दो प्रकार से अंतर होता है, मुख्य रूप से, जो इनको बदलते हैं। जैसे हम जानते हैं व्यापार के अंदर जितनी रिस्क उठाते हैं उतना ही लाभ बढ़ने की संभावना हो जाती है। जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। तो यहां समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में दो चीजों का मुख्य रूप से फर्क होता है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को, ये भी अंशधारी होते हैं, समता अंशधारी भी अंशधारी होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। किनसे पहले? समता अंशधारियों से पहले। निश्चित दर से लाभांश मिलता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले। और जब कंपनी समाप्त होती है तो कंपनी समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों इनसे पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। तो पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम कम होता है, लाभ की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंश के कई प्रकार हैं, जिनमें अगर एक है संचय पूर्वाधिकार अंश, अर्थात किसी वर्ष लाभांश नहीं मिलता तो वो लाभ आने वाले वर्ष में मिल जाता है। लेकिन समता अंशधारियों पर ना तो लाभांश की दर फिक्स होती है, जिस वर्ष लाभांश नहीं मिला उस वर्ष वो फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमारे जो काल चल रहा है, समय चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो गृह मंत्रालय के आदेश आए हैं, आरबीआई के आदेश आए हैं कि कोई भी बैंक अगले 2 वर्षों तक लाभांश नहीं बांटेगी। इसका मतलब है कि वो बैंक अपने समता अंशधारियों को लाभांश नहीं देगी, लेकिन अगर उनमें संचय पूर्वाधिकार अंश हैं जारी कर रखे हैं तो उनको वो लाभांश 2 वर्ष पश्चात भी मिलेगा, आज का भी, अगले साल का भी, इस साल का और अगले साल। तो ये मेनली इन दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे कंपनी के वास्तविक मालिक समता अंशधारी कहलाते हैं। वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने का इनको अधिकार होता है, वोटिंग देने का अधिकार होता है। इसके बाद आता है कंपनी के पूंजी। ये कंपनी की पूंजियां हैं। सबसे पहली बात करते हैं अधिकृत पूंजी की, ऑथोराइज कैपिटल। हम सब पढ़ चुके हैं कि कंपनी का जब निर्माण होता है तो उसी समय कंपनी की पूंजी निर्धारित कर दी जाती है कि कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी होगी, मैक्सिमम, उसके जीवन काल में। जैसे किसी कंपनी की पूंजी 5 करोड़ रुपए फिक्स हो गई तो इसे हम अधिकृत पूंजी कहेंगे। अर्थात एक कंपनी में अंशधारी जो है 5 करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। अभी हमने अंश की बात की थी। अंश जो होता है वो इन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब ये 5 करोड़ रुपए है तो इसके हम टुकड़े करेंगे छोटे छोटे अंशों में। तो 100 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का, 50 का, 1000 का, 2000 का, कैसे भी हो सकता है। तो जैसे 100 रुपए के टुकड़े करते हैं तो इसके 100 रुपए के टुकड़े करते हैं तो हमारे ये आते हैं 5 लाख। और ये क्या है, इसकी संख्या, अंश की संख्या।
100 रुपए के 5 लाख अंश। ये ठीक है, ऐसे समझ सकते हो जैसे आप 2000 का नोट खुला कराते हो और 100 रुपए के नोट लेकर आते हैं, तो जब 2000 रुपए को खुला कराएंगे तो 100 के नोट कितने आएंगे? 20। तो ये संख्या है 20 नोट, और कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो यहां भी ये संख्या है तो ये अंश कहलाएंगे, और ये 100 रुपए जो है ये कहलाता है अंश का अंकित मूल्य। क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। 5 करोड़ रुपए की पूंजी के हमने टुकड़े कर दिए 100 रुपए वाले 5 लाख अंश। अलग अलग भी हो सकता है, समता पूर्वाधिकार अंश भी हो सकते हैं। तो ये प्रति अंश राशि कहलाती है। अंकित मूल्य जो होता है इसे हम प्रति अंश राशि भी कहते हैं, अर्थात एक अंश की राशि कितनी है और ये अंशों की संख्या है 5 लाख। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो अंश की राशि आ जाती है। तो एक कंपनी अपने जीवन काल में जितनी पूंजी निर्गमित कर सकती है उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसके बाद आता है निर्गमित पूंजी, इश्यू कैपिटल। एक कंपनी को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है वो अपने 2 स्रोत होते हैं जिनसे पैसा प्राप्त कर सकती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंदर अंश आते हैं, कंपनी अपने अंशधारियों से पैसा ले सकती है या नए अंश जारी कर सकती है। और बाहरी स्रोत में आता है ऋण या दायित्व या जमाएं। तो आंतरिक स्रोत निर्गमित पूंजी वो होती है जो अधिकृत पूंजी का वह भाग, जैसे 5 करोड़ रुपए है, इसका वह भाग जो जनता को जारी कर दिया गया है। जैसे इस 5 लाख के अंश है, इसमें से हमने 2 लाख के अंश जारी कर दिए, 100 रुपए वाले अंश हैं प्रत्येक, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए के अंश जारी हो चुके? 2 करोड़ रुपए। इसे हम निर्गमित पूंजी कहेंगे। कंपनी चाहे तो अब 3 करोड़ रुपए और जारी कर सकती है, 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए तो इसे हम निर्गमित पूंजी कहेंगे। इसके बाद आता है प्राथित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से प्राथित किया गया है, यानी तय कर दिया है कि इनसे मांगा जाएगा। अब यहां मांगने की बात आती है तो थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाहूंगा कि ये 100 रुपए का एक अंश है। कितने रुपए का? इस पर आप संपूर्ण राशि एक साथ मांग सकते हो। 100 रुपए का अंश एक बार ही 100 रुपए मांग लिए, और इसको टुकड़ों में मांग सकते हो। तो टुकड़ों में कहां हो सकता है? आवेदन पर, आवंटन पर, और उसके बाद मांग कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी मांग हो सकती है, कभी भी मांगा जा सकता है। जैसे 100 रुपए को हमने मान लीजिए आवेदन पे 30 रुपए मांग लिए, आवंटन पर 30 रुपए मांग लिए, फिर हमने 20 रुपए की, 25 रुपए की एक मांग और 15 रुपए की एक मांग रख ली, 4 टुकड़ों मांग रहे हैं। तो प्राथित का मतलब हो गया कि उन्होंने तय कर लिया कि यहां तक मांगा गया है। कितने रुपए? 85 रुपए। तो इसे मांगी प्राथित पूंजी कहेंगे। और प्राथित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया है उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, मांगी गई पूंजी। कि जनता से हमने 85 रुपए मांग लिए। 85 रुपए मांगने का मतलब हो गया 2 लाख अंशों पर 85 से गुणा कर दो। प्रति अंश 85 रुपए मांग रहे हैं
तो 2 लाख अंश हमने जारी कर रखे हैं, निर्गमित है ना ये, 2 लाख जारी कर रखे हैं। तो इनको गुणा कर देंगे तो ये राशि आ जाएगी हमारी 2 करोड़, तो 1 करोड़ और 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख रुपए हमने पैसा मांग लिया, मांगी गई पूंजी। प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी जरूरी नहीं जनता सारी की सारी मांगने पर समय पर दे दे, अगर नहीं देते हैं तो उसे हम कहते हैं जो राशि प्राप्त नहीं होती है उसको कहते हैं न प्राप्त राशि या बकाया राशि या बकाया मांग। तो जितने रुपए मांगा गया उसमें से अगर कोई राशि प्राप्त नहीं होती है तो उसको हम घटा दें तो हमारे पास जो राशि बचेगी वो आएगी मांगी गई, सॉरी, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। 1 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे गए, उसमें से 10 लाख हमें नहीं मिले, तो पेड अप कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,60,000। ये कॉल अप है, इसमें से 10 लाख हम, सॉरी, इसमें से हम 10 लाख घटा देंगे तो ये आ गया 1 करोड़ और 60 लाख रुपए। तो ये बकाया मांग है जिसको हम कोलिनरस बोलते हैं, और ये पेड अप कैपिटल है जो निकल के आएगी। प्रदत्त पूंजी। संचित पूंजी क्या होती है? संचित पूंजी वास्तव में कंपनी कई बार क्या करती है, अपने गुडविल बनाने के लिए निवेशकों में विश्वास जमाने के लिए या ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी निर्गमित पूंजी का, ये निर्गमित पूंजी है 2 करोड़ रुपए, निर्गमित पूंजी का एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ये तय करते हैं कि कुछ अंशधारियों से और इतने रुपए नहीं मांगे जाएंगे कभी भी कंपनी के जीवन काल में, बल्कि वो तब मांगेंगे जब कंपनी समाप्त होगी। जैसे अभी हमने देखा 15 रुपए, अभी हमने थर्ड मांग नहीं की है, तो वो तय कर सकते हैं कि ये 15 रुपए थर्ड मांग करनी ही नहीं है जीवन काल में। कब करेंगे? जब कंपनी बंद होगी, तब ये 15 रुपए इन 2 लाख अंशधारियों से 15 रुपए प्रति अंशधारी के हिसाब से 30 लाख रुपए प्राप्त करेंगे जब कंपनी बंद होगी। तो उस समय ऋणदाताओं को जो ऋण देते हैं वो ये जानते हैं कि 30 लाख रुपए तो इनका जनता के पास है, अंशधारियों के पास है, जो वो देंगे, तो वो अपने ऋण आसानी से दे देते हैं, मिल जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। इसका वर्णन रिजर्व कैपिटल को, अब बैलेंस शीट की बात आती है तो बैलेंस शीट में हम ये सारी कैपिटल दिखाते हैं, केवल इसको नहीं दिखाते, और जो जोड़ी जाती है वो केवल ये जोड़ी जाती है, पेड अप कैपिटल जो निकल के आई। हम इसको इसी तरह दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉलिनरस, और फिर हम इसको दिखाते हैं पेड अप कैपिटल निकल के आती है, जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब यहां ध्यान रखें, कोलिन एरर्स, इसको भी एक प्रश्न बनता है कि बकाया मांग को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है, इसे हम कॉल अप कैपिटल में से या सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार की पूंजी है।
अब इसके बाद आता है अंश का निर्गमन। तो अंश निर्गमन से पहले हम बात करते हैं इसके दायित्व की। और दायित्व की बात आती है तो कंपनी में जो दायित्व होता है वो होता है सीमित। अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक। जैसा भी हमने बात की थी, 100 रुपए के अंश थे और उस पर इस तरह से राशि मांगी गई थी 30, 30, 25 और 15, और अभी तक हमने यहां तक पैसा मांग लिया था, 85 रुपए मांग लिए थे, ये 15 रुपए नहीं मांगे। तो एक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा न दी गई राशि तक सीमित होता है कि उसको 15 रुपए देने पड़ेंगे, इसके अलावा वो और कोई पैसा नहीं देगा। तो कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है। तो अब इसके बाद आती है अंशों का निर्गमन। इसकी पूरी प्रक्रिया हमें पता ही है किस तरह से अंश निर्गमन किया जाता है। पहले क्रय विवरण जारी होता है, लेकिन क्रय विवरण जारी होता है केवल सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं। अंशों का निर्गमन दो प्रकार से किया जाता है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में या रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। अंश एक तरीके से कंपनी की पूंजी होती है, पैसे होते हैं। तो कंपनी चाहे तो अंश को किस किस चीज में दे सकती है? संपत्ति क्रय करे और बदले में अंश दे दे, दायित्व का भुगतान करने में अंश दे सकती है, या बोनस अंश जारी करने में। अर्थात अंश इस प्रकार दे रही है कंपनी कि कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा, तो उसे हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। दूसरा होता है कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, तो कंपनी अपनी सब्सक्राइब जो कैपिटल होती है, ऑथराइज जो कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो उसने अभी तक निर्गमित नहीं किया है, उस निर्गमित न की गई पूंजी के विभाग को वह जारी कर सकती है रोकड़ के रूप में। उससे क्या कंपनी अंश देगी जनता को। इसके लिए क्रय विवरण जारी किया जाता है। क्रय विवरण जारी करने पर जनता अंश के लिए आवेदन करती है, फिर आवेदनों के आधार पर जनता को अंश दिए जाते हैं। हर आवेदन के साथ आवेदन राशि आती है। जब अंश दे दिए जाते हैं तो उनसे आवंटन राशि मांगी जाती है, उसके बाद मांग राशि मांगी जाती है। तो रोकड़ के लिए इस प्रकार अंशों का निर्गमन होता है। कंपनी रोकड़ के लिए भी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से कर सकती है, सम मूल्य पर और प्रीमियम पर। ये क्या है? अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब, जैसा भी हमने पढ़ा, दो लाख अंश थे और प्रति अंश कीमत क्या थी? 100 रुपए। 100 रुपए वाले 2 लाख अंश थे, जिसकी पूंजी हो गई 2 करोड़ रुपए। ये अंश राशि हो गई। इसको हम अंश राशि भी बोल सकते हैं, पूंजी भी बोल सकते हैं। तो ये अंश है, ये अंश की प्रति अंश राशि है, और ये अंश राशि हो गई कुल कितने रुपए की राशि है। तो ये जो प्रति अंश राशि होती है, इसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो कंपनी अपने अंश अंकित मूल्य पर भी जारी कर सकती है। समूल्य का मतलब है अंकित मूल्य पर निर्गमन, और दूसरा हो सकता है अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन। तो अंकित मूल्य पर निर्गमन अर्थात
100 रुपए का अंश है, इसको हम 100 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए का अंश है, इसको 120 रुपए में दे रहे हैं। अर्थात 100 रुपए की कई अंश को कंपनी 120 में दे रही है। जैसे हमारा नोट होता है, 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए में चलेगा, और जब किसी विशेष नंबर वाला नोट हो, जैसे 786 लिखा हुआ है, जो किन्हीं को विशेष पसंद आता है, या कोई पुराना नोट है जो बहुत समय पुराना है, कोई इकट्ठा करने वाला होता है, तो उसके ज्यादा रुपए भी दे देता है वो। ऐसे ही है, कंपनी अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे लाभ दे रही है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पे बेचती है, निर्गमित करती है। तो उस ज्यादा चुकाई गई राशि, अर्थात ये कितने हो गए, 100 रुपए तो इसका अंकित मूल्य, 20 रुपए इसकी अतिरिक्त राशि हो गई, तो ये तो अंकित मूल्य कहलाएगा, और ये कहलाएगा प्रीमियम या प्रब्याजी। 100 + 20, तो 100 रुपए जो आएंगे वो इसके अंकित मूल्य के खाते में यानी पूंजी के खाते में जाएंगी, और 20 रुपए जो अतिरिक्त आ रहे हैं इसके लिए खाता खुलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, उसके अंदर ये 20 रुपए की राशि दिखाई जाएगी। और सिक्योरिटी एंड प्रीमियम जो आता है रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार कंपनी अपने अंशों को निर्गमित कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती, अर्थात आप कह सकते हैं कि 100 रुपए वाले अंश को हम 90 रुपए में नहीं दे सकते। इसके लिए 2013 से पहले, कंपनी अधिनियम से पहले हम दे सकते थे, कंपनी दे सकती थी, लेकिन अब बंद कर दिया उसको कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पे निर्गमित नहीं करेगी, अर्थात अंकित मूल्य से कम मूल्य पे निर्गमित नहीं करेगी। तो ये